संयम के 13वीं के बाद सबने जल्द से जल्द वापस जाने की तैयारी बना ली, क्योंकि वे अब सरगम और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार न थे। जगजीवन राम होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते। तब दिनेश ने कहा, सरगम, तुम मेरे साथ चलेगी। इन सबको मुंह मोड़ लेने दे। तेरा मामा अभी जिंदा है। वसुधा दीदी ने यह सब देखा तो उनसे रहा ना गया। वो सबके सामने सरगम की सास सुभद्रा से बोल पड़ी, माफ कीजिएगा बहन जी, आप जो कर रही हैं ना अपनी बहू के साथ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। इतनी ही फिक्र है तो आप क्यों नहीं पाल लेती उसके बच्चों को। सरगम की सास सुभद्रा बोली, अरे नहीं, वो खुद इतनी काबिल है कि खुद को और अपने बच्चे को पाल लेगी। संयम के इंश्योरेंस है ना, वो सब उसको ही मिलेंगे और नौकरी भी मिल ही जाएगी। संयम वाला पद तो नहीं मिल सकेगा, लेकिन उसकी पढ़ाई के अनुसार छोटा मोटा पद तो जरूर मिल जाएगा। सही कहते हैं पुरुष कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तभी तो समाज में आज तक पुरुषों के पैर की जूती बनी हुई है। आप माँ होकर उसका साथ नहीं दे रही हैं। लानत है आप पर। सरगम नौकरी करेगी तभी आप लोगों के मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा और मैं उसका साथ दूंगी। हर पल हर घड़ी उसके पीछे साय की तरह रहूंगी जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती। ये सुनकर सुभद्रा ने सबसे कहा, इतना अपमान करवाने के बाद आप सब खड़े क्यों हैं? चलिए इस घर से। इतनी बातें सुनने के बाद अब कौन यहाँ रुकना चाहेगा? चलो दमयंती बन्नो, तुम भी अपनी तैयारी बना लो। ना, मैं अब इस बच्ची को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। संयम ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं संयम को कतई धोखा नहीं दे सकती। दमयंती बुआ बोली, ये पराये तुम्हें हम लोगों से ज्यादा अजीज हो गए? सुभद्रा बोली, ये पराये नहीं है, ये मेरे अपने हैं। संयम को मैंने अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया है। ये उसकी निशानियां हैं। इन्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती। दमयंती बोली, तो मरो तुम भी इनके साथ। इतना कह के पूरा परिवार गांव लौट गया। एक आध 2 दिन बाद दिनेश भी लौट गया। बोला, आता रहूंगा। कोई चिंता की बात हो तो चिट्ठी लिख के बता देना। असली संघर्ष शुरू हो चुका था। जोशी जी और वसुधा ने सरगम को संयम के ऑफिस में ही नौकरी दिलाने में पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आखिरकार 6 महीने की मशक्कत के बाद सरगम को नौकरी मिल ही गई। सरगम ऑफिस जाने लगी और दमयंती बुआ बच्चों को संभालती। सरगम को ऑफिस में नौकरी मिल जाने से माधुरी को बहुत बुरा लगा और वो उसके बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैलाने लगी। कभी किसी कर्मचारी के साथ सरगम का नाम जोड़ती तो कभी किसी के साथ, लेकिन इस सब पे सरगम ध्यान न देती। वो अपना काम करती, घर आ जाती। सिवाय जोशी जी के वो किसी भी पुरुष से बात नहीं करती थी। लेकिन अभी भी इतना सब कुछ सरगम के साथ बुरा करके भगवान को संतोष नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑर्डर आया कि ये मकान खाली कर दो, क्योंकि संयम का जो ओहदा था उसकी जगह कोई और आ रहा था। अब उसका हक बनता था इस घर में रहने का। सरगम को अब वहां जाकर रहना पड़ेगा जहां पर उसके वहदे वाले लोग रहते थे। यह चुनौती भी सरगम ने स्वीकार कर ली, क्योंकि संयम ने उसे चुनौतियां स्वीकार करना सिखाया था। लेकिन उसने जब यह घर छोड़ा तो वो फुट फुट के रो पड़ी, क्योंकि यह वही घर था जहां उसने संयम से पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। यह वही घर था जहां पहली बार संयम की बाहों में समाई थी। इसी घर में संयम के प्यार की निशानियों ने जन्म लिया था। खैर आखिर सरगम अपने नए घर में आ गई। सामान भी जमा लिया। वसुधा और जोशी जी तो हमेशा उसके मदद के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक बार उसकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी। और इधर कमलेश्वर के घर पे, माँ, बाबूजी, मेरा कॉल लेटर आ गया। कल ही मुझे नौकरी ज्वाइन करने के लिए जाना होगा। कमलेश्वर ने अपनी खुशी माँ और बाबूजी के संग बांटते हुए कहा, इतनी जल्दी कहाँ रहेगा? क्या खाएगा? कैसे सब करेगा? कमलेश्वर की माँ सुमित्रा बोली, क्यों, मैं भी तो ऐसे ही गया था नौकरी पर।
कोई साथ में कुनबे के लोग के थोड़ी ना जाता है, रामधनी बोले। हाँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं, घर तो सरकारी मिल जाएगा। रहा खाने की बात तो कुछ दिन होटल में खा लूंगा। जब गृहस्थी का सामान बसा लूंगा तो पका के खाने लगूंगा, कमलेश्वर बोला। बिल्कुल ठीक कहता है कमल, ऐसे ही तो करना पड़ता है, रामधनी जी बोले। तो फिर चल तेरी तैयारी बना देती हूँ, सुमित्रा बोल पड़ी। दूसरे दिन सुबह सुबह वो नौकरी के लिए निकल गया और नए शहर और नए ऑफिस में पहुंचा। उसके कागजात देखकर उसे ज्वाइनिंग मिल गई और उससे कहा गया कि आप अपने सरकारी घर में रह सकते हैं। उसे आपके लिए रंग रोगन करके रखा गया है। एक दो दिन में वह अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। कुछ सामान तो था नहीं, एक बिस्तर बंद और एक सूटकेस, बस यही था उसके पास। उसने कुछ जरूरत का सामान खरीदा और रहने लगा उस घर में। आज उसकी नौकरी का पहला रविवार था, तो उसने सोचा नौकरी लगने के बाद वो एक बार भी मंदिर नहीं गया, मौका ही नहीं मिला। आज भगवान के पास मत्था टेकाता हूँ। कॉलोनी में एक बड़ा सा मंदिर था। उसने ऑफिस जाते आते वक्त देखा था, तो सोचा वहीं चलता हूँ, और वो मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि दो बच्चे खेल रहे हैं। वो वहीं बैठकर उन्हें खेलता हुआ देखने लगा। तभी मंदिर से दर्शन करते हुए दो औरतें बाहर निकली और दोनों बच्चे अपनी माँ के पास जाकर प्रसाद का लड्डू मांगने लगे। उन बच्चों की माँ बोली, घर चल कर दूंगी, नहीं तो तुम दोनों सारा प्रसाद जमीन पे फैला दोगी। बच्चे जिद करने लगे, अभी खाना है। तभी वो दूसरी बुजुर्ग महिला बोल पड़ी, दे देना सरगम, बच्चों को प्रसाद, क्यों सताती है इन्हें। प्रसाद जमीन पे गिर गया तो ये बच्चे ही तो हैं, इनकी भूल चूक तो भगवान भी माफ कर देते हैं। और उस बूढ़ी औरत के मुंह से जब कमलेश्वर ने सरगम नाम सुना तो वो सदमे में पड़ गया। वो सब घर को चले गए तो कमलेश्वर ने उनका पीछा किया। वो यही सोच रहा था, ये कहीं बचपन वाली सरगम तो नहीं। कमलेश्वर उन सब के पीछे चल रहा था। सरगम ने गौर किया, लेकिन उस अनजान शख्स को टोका नहीं। उसने सोचा, वैसे भी बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई हूँ, फिर से एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कमलेश्वर ने उन सबका घर तक पीछा किया और जब घर देख लिया तो चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। लेकिन उसने सरगम का चेहरा ठीक से देख लिया था। उसे बचपन वाली सरगम और इस सरगम में काफी अंतर दिखाई दे रहा था। फिर उसने मन में सोचा, हो सकता है समय के साथ साथ इंसान के नए नक्श और हाव भाव बदल जाते हैं, शायद सरगम के भी बदल गए हों। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गया। कमरा ही कहेंगे, क्योंकि अभी वहां कोई सामान न था और ना ही कोई गृहस्थी। कुछ देर बिस्तर पे बैठा। उसने अभी तक नाश्ता भी तो नहीं किया था, इसलिए उसे भूख महसूस हुई तो वो बाहर चला गया। नाश्ता करके आया तो वो फिर से मंदिर वाली सरगम के बारे में सोचने लगा। उसके बारे में सोचते सोचते न जाने कब सो गया। जब वह उठा तो शाम हो चुकी थी। उसे अब चाय पीने की इच्छा हो रही थी, लेकिन घर पर तो सामान ही नहीं था, इसलिए वो बिस्तर पर ही लेटा रहा और कुछ सोचता रहा। फिर उसे याद आया कि उसने अभी तक बाबूजी को चिट्ठी नहीं लिखी कि वो कुछ सकुशल पहुंच गया। फिर सोचा, चलो फुर्सत में बैठा हूं तो लिख ही देता हूं और कल ऑफिस जाते वक्त पोस्ट कर दूंगा। चिट्ठी लिखते लिखते अंधेरा आ गया। कमलेश्वर ने सोचा कि खाना ही खा आता हूँ, और वो खाना खाने बाहर चला गया। संडे का दिन था तो बाहर काफी रौनक थी। उसे चाट की दुकान दिखी तो गोलगप्पे खाने का मन हो आया। वो दुकान पर पहुंचा तो उसे सरगम दिखी। वो भी बच्चों और बुआ को लेकर बाहर निकली थी। बच्चे आलू टिक्की खाने का जिद कर रहे थे आज। उसने दोनों बच्चों के लिए आलू टिक्की ले ली और बुआ से भी पूछा कि क्या आप खाएंगी। बुआ बोली,
ये हर्षित पूरी टिक्की नहीं खा पाएगा, छोड़ देगा तो मैं इसे खा लूंगी। और फिर खाना भी तो बन गया, फिर खाना बचा रहेगा तो खा ले। मेरा भी मन नहीं है, मैं तो इन बच्चों की वजह से बाहर निकल आई, नहीं तो संडे के दिन बाहर निकलना तो मुझे झंझट भरा काम लगता है, सरगम बोली। कमलेश्वर पास में खड़े होकर दोनों की बातें सुन रहा था। अब कमलेश्वर उसके सामने आकर सरगम को देखने की कोशिश फिर से करने लगा तो सरगम उसके तरफ अपनी पीठ घुमा के खड़ी हो गई। कमलेश्वर ने सरगम का ये व्यवहार देखा तो वो चुपचाप जाके गोलगप्पे खाने लगा। सरगम वहां से बच्चों और बुआ को लेकर वापस आ गई। फिर कमलेश्वर ने भी होटल में जाके खाना खा लिया और घर आकर आराम करने लगा। दूसरे दिन कमलेश्वर तैयार होकर पहले डाक खाने गया, घर के लिए चिट्ठी पोस्ट की और ऑफिस आ गया। दोपहर के समय वो खाना खाने ऑफिस के कैंटीन में पहुंचा। उसकी नजर एकाएक सरगम पर पड़ी। वो अपने टिफिन से टेबल पे बैठकर खाना खा रही थी। कमलेश्वर ने भी कैंटीन के किचन एरिया से अपनी थाली लगवाई और सरगम के टेबल पे आकर बैठ गया। उसे बैठता देख सरगम ने अपना अधूरा खाना छोड़ दिया, टिफिन बंद कर और टेबल से उठ के चली गई। और कमलेश्वर उसे वहां से जाता हुआ देखता रहा। उसने सोचा, वो जितनी बार भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये अपनी बचपन वाली सरगम है, उतनी बार सरगम उससे मुंह मोड़ती चली जाती। इसी तरह जब भी सरगम कमलेश्वर के सामने पड़ती तो वो दूसरी ओर मुंह घुमा लेती और कमलेश्वर बेचारा मन ममोस के रह जाता। वो बस यही वो बस यही जानना चाहता था कि ये उसकी बचपन वाली सरगम है या नहीं। इसी तरह काफी दिन बीत गए, लेकिन कमलेश्वर को यह पता नहीं लग पाया कि सरगम कौन सी सरगम है। फिर एक रोज दोपहर के समय सरगम खाना खाने के बाद ऑफिस की बालकनी में अकेली खड़ी थी और बाहर की तरफ देख रही थी। तभी कमलेश्वर भी उसके पास खड़ा हो गया और जैसे ही कमलेश्वर ने कहा, जरा सुनिए तो सरगम ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ कमलेश्वर के गाल पर रसीद दिया और वहां से चली गई। कमलेश्वर अपना गाल सहलाते हुए सरगम को जाता हुआ देखता रह गया। उस दिन कमलेश्वर का पूरा दिन खराब निकला। अनमने मन से घर पहुंचा, दरवाजा खोलते ही देखा तो एक चिट्ठी नीचे पड़ी थी, शायद पोस्टमैन डाल के गया होगा। लेकिन इतनी जल्दी चिट्ठी का जवाब आ गया। भाई बड़ी फास्ट सर्विस हो गई है डाक खाने की, अभी सुबह ही तो डाक भेजी थी। तब कमलेश्वर ने चिट्ठी उठाकर देखा तो उस पर संयम का नाम लिखा हुआ था। उसने अपनी पड़ोसन वसुधा से संयम के बारे में पूछा तो वसुधा बोली, हाँ, आपसे पहले वो इस घर में रहते थे, उनके गांव से ये चिट्ठी आई होगी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका परिवार इसी कॉलोनी में रहता है। मैं आपको मकान नंबर दे देती हूँ, आप चिट्ठी उन तक पहुंचा दीजिएगा। हो सकता है चिट्ठी बहुत जरूरी हो, इसलिए आप इसी वक्त चिट्ठी दे आए तो अच्छा होगा। और उन लोगों से कह दीजिएगा कि अपना नया एड्रेस सबको बता दें, ताकि उनकी चिट्ठी उनके नए पते पे आती रहेगी। जी भाभी जी, शायद आप ठीक कहती हैं। और इतना कह के कमलेश्वर ने पता पूछा और सही जगह चिट्ठी पहुंचाने चल पड़ा। वसुधा के बताए हुए पते पर कमलेश्वर पहुंचा तो देखा कि ये तो वही घर है जहां उस दिन मंदिर वाली सरगम भीतर गई थी। इसका मतलब ये सरगम का घर है। उसने दरवाजे पर पहुंचकर डरते हुए डोरबेल बजाई और अपने दोनों गाल पे हाथ रख लिए कि कहीं फिर से थप्पड़ ना पड़ जाए। दमयंती बुआ ने दरवाजा खोला और पूछा, जी कहिए, क्या काम है? कमलेश्वर ने चिट्ठी दिखाते हुए कहा, जी ये शायद आपकी चिट्ठी है, मेरे पते पे आ गई थी। शायद पहले आप लोग उस घर में रहते थे। कमलेश्वर के इतना कहते ही पीछे से सरगम ने दमयंती से पूछा,
कौन आया बुआ जी? तू ही आकर देख ले, दमयंती बोली। दमयंती बुआ की बात सुनकर सरगम दरवाजे पे आई और उसने जैसे कमलेश्वर को देखा तो भड़क गई और कमलेश्वर से बोली, ये कहाँ की शराफत है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? ये क्या नौटंकी लगा रखी है? अभी ऑफिस में कंप्लेन कर दूंगी तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे बच्चू। जी, मैं तो बस ये चिट्ठी देने आया था जो मेरे पते पर आ गई थी। शायद आप पहले उसी घर में रहती थी, कमलेश्वर बोला। ठीक है, तो लाइए चिट्ठी और मुझे दीजिए, सरगम बोली। जी, आपसे कुछ और भी पूछना था। कसम खाकर कहता हूँ कि अगर मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा तो आगे से फिर कभी आपका पीछा नहीं करूंगा, कमलेश्वर बोला। जी पूछिए, क्या पूछना है, सरगम बोली। आप ये निशान पहचानती हैं? कमलेश्वर ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा। सरगम ने अपने दिमाग पे जोर डालते हुए कहा, तुम कमल हो। ये तो बचपन में मैंने ही तुम्हारे हाथ पर दांत गड़ाए थे। ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं कहा? ऊपर से आज मुझसे पिट भी गए। तो तुम्हें मैं आज भी याद हूँ? मैं तो समझा तुम मुझे भूल गई, कमलेश्वर बोला। बचपन के दोस्त आसानी से नहीं भुलाए जाते, सरगम बोली। सरगम, तूने इन पर हाथ उठाया, दमयंती बुआ बोली। मुझे लगा कोई लफंगा है जो मेरा पीछा कर रहा है। गुस्सा आ गया तो धर दिया गाल पे थप्पड़। मुझे क्या मालूम था ये कमल है? ये तो पहले नहीं बता सकता था। इसके मुंह में दही जमा था क्या, सरगम बोली। अब आ ही गया है तो अंदर बुला ले, बेचारे को और कितना हैरान करोगी। आओ बेटा, भीतर आओ। खाना तैयार हो रहा है, अब खाना खाकर ही जाना। इसे तो अकल ही नहीं। बताओ, तो लड़के को थप्पड़ जड़ दिया, दमयंती बुआ बोली। तो और क्या, आरती उतारती। लगातार पीछा किए जा रहा था। पहले बता देता मैं कमल हूं तो मैं ऐसा क्यों करती भला? मुझे सपने थोड़ी ना आ रहा ये कमल है, और इसकी तो बचपन से ही आदत है मुझे परेशान करने की, सरगम बोली। तुमने बताने का मौका ही कहाँ दिया? हमेशा मुंह मोड़ के चली जाती थी। मैं परेशान करता था तुम्हें या तुम मुझे परेशान करती थी? झूठी कहीं की। बुआ जी, ये जब देखो तब मुझे मार देती है, बस लड़ती ही रहती है। आप आपने भी देखा था ना, मेरे हाथ में इसके काटने के निशान हैं, कमलेश्वर बोला। अच्छा, दोनों झगड़ो मत, इतने साल बाद मिले हो तो दो घड़ी ठीक से बात कर लो, दमयंती बुआ बोली। आप सही कहती हैं बुआ जी, जब देखो तब ये मुझसे लड़ती रहती है, कमलेश्वर बोला। हाँ, मुझ में तो कांटे लगे हैं ना, सरगम बोली। तू सुनती क्यों नहीं? अभी भी लड़के से बहस किए जा रही है। तू इससे बातें कर, खाना मैं लाए दे रही हूँ, दमयंती बुआ बोली। ना ना बुआ जी, आप इससे बातें करो, खाना मैं बनाती हूँ, सरगम बोली। पहले ये तो बता, चिट्ठी किसकी है, दमयंती ने पूछा। फिर सरगम ने चिट्ठी खोलकर देखी और दमयंती बुआ से बोली, दिनेश मामा की है, खैर खबर पूछी है। हाँ, तो कल जवाब दे देना और साथ में नया पता भी बता देना, नहीं तो खामखा बेचारे कमलेश्वर को परेशानी होगी, दमयंती बुआ बोली। हाँ बुआ जी, कल ही जवाब दे दूंगी, सरगम इतना कहके फिर से रसोई में चली गई। तो अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई, दमयंती ने कमलेश्वर से पूछा। ना बुआ जी, अब तक कोई मिली ना, कमलेश्वर सकुचाते सा बोला। ऐसा कैसे कि तुझ जैसे भले लड़के को आज तक कोई लड़की ना मिली, दमयंती बुआ बोली। बस बुआ जी, नहीं मिली, कमलेश्वर बोला। फिर बुआ जी ने सरगम की सारी कहानी कमलेश्वर को कह सुनाई। ये सुनकर कमलेश्वर को बहुत दुख हुआ और सरगम की चिंता भी हुई। उस रात कमलेश्वर ने सबके संग खाना खाया और बहुत सारी बातें की, बच्चों के साथ खेला। बड़े दिन बाद आज सरगम के घर पे कोई मेहमान आया था। वो भी बिल्कुल अपना सा लग रहा था, जिसे वो बचपन से जानती थी। पूरी तरह से उस पर आंख मूंद के भरोसा करती थी और उसने किया भी यही।
कमलेश्वर खाना खा के अपने कमरे पे चला गया और एक सुकून भरी सांस ली। आज वो बहुत खुश था, जिसे सालों से ढूंढ रहा था, आखिर वो मिल गई। इसका मतलब ये था उसकी दुआ सच्ची थी, जिसे ईश्वर ने कबूल किया था और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया था। कहते हैं ना, सच्चे दिल से अगर कुछ भी मांगो तो सारी कायनात आपको मिलाने में जुट जाती है। यही कमलेश्वर के साथ हुआ। कमलेश्वर अपने बिस्तर पे आके लेट गया और सरगम के बारे में सोचने लगा। बेचारे ने कितने दुख सहे हैं, लेकिन अब वो उसे मिल गई है तो उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। उसके सारे दुख तकलीफ वो अपने सिर लेगा। यही सोचते सोचते कमलेश्वर को नींद आ गई। उधर बिस्तर पर लेटते ही सरगम भी कमलेश्वर के बारे में सोच रही थी। उसने मन में सोचा कि ये तो पहले जैसे था वैसे अब भी है, दब्बू कहीं का। पहले भी मुझसे मार खाता था और अब भी मार खा गया बेचारा। उसी दिन पूछ लेता जिस दिन पहली बार मंदिर में मिला था, कम से कम बेचारे को थप्पड़ न पड़ता। और ये सोचकर सरगम खिलखिला के हंस पड़ी। क्यों हंस रही है बिना बात की? उसकी हंसी सुनकर दमयंती ने पूछा। कुछ नहीं बुआ, कमल के बारे में सोचकर हंस रही थी। बचपन में भी मुझसे मार खाता था और अब भी झापड़ खा गया, लेकिन उसने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। मुझे में मुझसे उम्र में 1 साल बड़ा है, चाहता तो मेरे बाल खींच लेता तो झापड़ मार देता, लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। मार भी खा जाता था तब भी मेरी गलती मेरी होती और मैं रूठ जाती तो मनाने आता। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, सरगम बोली। अच्छा ठीक है, अब सो जा, सुबह ऑफिस भी तो जाना है, दमयंती बुआ बोली। हाँ बुआ, अब मैं सो जाती हूँ, सरगम बोली। और इतना कहकर सरगम सोने की कोशिश करने लगी। दमयंती बुआ भी करवट ले दमयंती बुआ भी करवट ले ली और सोचने लगी। बुआ सोचने लगी, आज कितने अरसे बाद सरगम के चेहरे पे हंसी आई। नहीं तो कितनी बुझी बुझी सी रहती थी। वो भी अभी उम्र ही क्या है बेचारी की, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा दुख मिला उसे। न जाने ऊपर वाले की क्या मर्जी है, बेचारी बच्ची को इतने कष्ट उठाने पड़े। कितना अच्छा हो अगर कोई उसका हाथ थाम ले, उसके बच्चे को अपना सहारा दे दे, लेकिन ऐसा इंसान दुनिया में कहाँ मिलते हैं। अगर कमलेश्वर ही उसकी जिंदगी, उसके सुख दुख का साथी बनकर आ जाए तो कितना अच्छा हो। कितना अच्छा बच्चा है। मुझे तो उसमें अपने संयम की झलक दिखाई देती है। स्वभाव भी ऐसा ही है, उदार और शिष्ट। काश कि वो मेरे सरगम का साथी बन जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। लेकिन क्या वो एक विधवा से ब्याह करेगा? पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है आगे, न जाने कैसे काटेगी बेचारी। मैं ही जानती हूँ, विधवा की जिंदगी पल पल मर के जीना पड़ता है औरों की खुशी के लिए। इस जालिम समाज में अकेली नारी का रहना कितना मुश्किल होता है। तरह तरह की गंदी निगाहों से लोग उसे देखने लगते हैं। अकेली औरतों को कहीं भी ठौर नहीं मिलता। और ये मैं यह भी नहीं चाहती कि मेरी सरगम के साथ ऐसा हो। मेरे ऊपर तो सदा मेरे बाबूजी का हाथ रहा तो मेरी जवानी के को दाग नहीं लगा, लेकिन सरगम के ऊपर कोई भी हाथ ऐसा नहीं है जो उसे छत्र छाया दे सके। और दमयंती यही सोचते सोचते न जाने कब सो गई। अब कमलेश्वर 1-2 दिन बाद सरगम के घर शाम को आ ही जाता। साथ में जो सब्जी उसे खानी होती लेकर भी आता। कभी बच्चों के लिए मिठाइयां ले आता तो कभी फल। उसका आना बच्चों को भी भाने लगा। वे कमल अंकल कहकर उसकी गोद में चढ़ जाते और कमल भी उन्हें प्यार करने लगता। ये सब दमयंती देखती तो खुश हो जाती। कभी कभी पूरा परिवार कमल के साथ बाहर भी चला जाता। सरगम का कमलेश्वर से मेलजोल माधुरी को बिल्कुल भी न सहाता था। वो कॉलोनी में घूम घूम कर दोनों की दोस्ती को लेकर कीचड़ उछालने लगी। माधुरी ने आग लगाई तो कॉलोनी वालों को भी
उनकी दोस्ती खटकने लगी। जब यह बात वसुधा तक पहुंची तो उसने माधुरी को डांटा कि किसी पर बिना सबूत के इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं। जब तुम आंखों से देख लो तब कुछ कहना। मैं सरगम को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और बहुत पहले से जानती हूँ। अगर मैंने सरगम के बारे में आज के बाद कुछ भी उल्टा सीधा सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वसुधा की बात सुनकर माधुरी को मिर्ची लग गई और सड़ा सा मुंह बनाकर वहां से चली गई। ये बात उड़ते उड़ते सरदम सरगम तक भी पहुंची। उसे ये बात वसुधा दीदी ने बताई, लेकिन सरगम बोली, दीदी वो मेरा बचपन का दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो एक दोस्त के नाते कभी कभी मेरी मदद कर देता है। उसके परिवार का मेरी परिवार से बहुत गहरा नाता था, उसी नाते वो निभाने चला आता है बस। अच्छा यह सब छोड़, माधुरी तो गंदे दिमाग वाली औरत है, इसलिए उसके दिमाग में यह सब चलता है। तुझे एक खुशखबरी सुनाती हूँ। तू तो जानती है कि अवंतिका स्कूल में नौकरी करती है, तेरे साथ ही पढ़ी है, लेकिन तेरी शादी तो कच्ची उम्र में हो गई थी। तुझे पता है अवंतिका ने अपने लिए एक लड़का चुन लिया और अगले हफ्ते ही शादी है। हम लोग जा रहे हैं उसकी शादी पर। ये बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई। तो शादी कहाँ से होगी? सरगम ने पूछा। वहीं से जिस शहर में वसुधा नौकरी करती है, वहीं से जिस शहर में अवंतिका नौकरी करती है। लड़का भी वहीं का है, वसुधा बोली। यहाँ होता तो मैं भी शामिल हो लेती, सरगम बोली। तू भी चलना हमारे साथ, वसुधा बोली। दीदी यहाँ से तो यहाँ होता तो शामिल हो जाती, रहने दीजिए। बच्चों को भी ले जाना पड़ेगा और बुआ को भी, और बुआ को ले जाना ठीक नहीं रहेगा। मुझे पता है वो नहीं जाएंगी, सरगम बोली। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी शॉपिंग तो करवा सकती है। सबके लिए साड़ियाँ लेनी है, अविंतिका के लिए भी कुछ न कुछ लेना पड़ेगा, सरगम बोली। दीदी मैं जरूर शॉपिंग पर चलूंगी आपके साथ, ये काम तो मैं करवा दूंगी। सरगम ने वसुधा के लिए एक दो दिन की छुट्टी लेके अवंतिका के शादी की सारी शॉपिंग करवा दी। शॉपिंग करके खुशी खुशी वसुधा अवंतिका की शादी में चली गई और वसुधा के कॉलोनी से बाहर जाने का फायदा माधुरी ने आखिर उठा ही लिया। माधुरी तो इसी ताक में रहती कि कब वो सरगम और कमलेश्वर को साथ देख ले और उनके रिश्ते को कलंकित कर दे। सरगम को खुश देख के उसके सीने पे सांप लौटने लगते। वो खुद ही एक चरित्रहीन महिला थी, इसीलिए तो अब तक उसने शादी नहीं की थी। वो मौके की तलाश में थी और आखिरकार उसे एक दिन मौका मिल ही गया। वट सावित्री का त्योहार था। इत्तेफाक से उस दिन रविवार था। सबके ऑफिस की छुट्टी थी। उस दिन कॉलोनी की बहुत सी सुहागिनों ने इस व्रत को किया था। सभी सुहागिनें संपूर्ण श्रृंगार करके पूजा करने के लिए कॉलोनी के बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठी हो गईं। वो बरगद का पेड़ सरगम के घर के ठीक सामने था और बरगद के पेड़ के बगल में बिल्कुल छोटा सा मंदिर और कुआं था। आज पंडित जी ने पूजा के लिए कुएं में छोटी सी पीतल की बाल्टी लटका रखा था। वो इसलिए कि सभी औरतें पूजा के लिए कुएं का पानी इस्तेमाल करें। इतवार का दिन था तो कमलेश्वर सरगम के घर पहुंच गया था, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर। बुआ बोली, अब आ ही गए हो तो दोपहर का खाना खा कर जाना। बच्चों ने खिड़की से देखा कि सब पूजा करते रहे तो वो पूजा बाहर जाकर देखने की जिद करने लगे, लेकिन सरगम बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो भी पहले इस व्रत को किया करती थी। लेकिन संयम के जाने के बाद उसकी मांग से सिंदूर ही चला गया था तो फिर किसके लिए ये व्रत रखती। सभी सुहागिनों को देख के उसने भी सोचा कि आज संयम होता तो वो भी दुल्हन की तरह श्रृंगार करती। बच्चों के ज्यादा जिद करने पर सरगम को बाहर आना ही पड़ा। बच्चों के साथ साथ बुआ भी बाहर निकल आई।
सब बाहर निकले तो कमलेश्वर अंदर क्या करता, वो भी बाहर निकल आया और सभी पूजा देखने लगे। पूजा देखने के लिए कॉलोनी की और भी औरतें इकट्ठी हो गई थीं, जो इस व्रत को नहीं करती थी। उन्हीं सबके साथ में वहां पे माधुरी भी मौजूद थी। माधुरी को तो बस मौका चाहिए था, वो मौके की तलाश में थी और आज उसे वो मौका मिल गया था। पूजा बस खत्म ही हुई थी। पंडित जी कथा बांच के मंदिर में पहुंचे ही थे कि माधुरी ने वहां मौजूद महिलाओं से खुसुर पुसुर करना शुरू कर दी। वो बोली, देखो तो सुहागिनों के बीच में ये अभागन क्या कर रही है। यही तो होता है, लोगों को दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। अपना सुहाग और मांग का सिंदूर तो खो दिया और दूसरों पर नजर लगाने आ जाते हैं। माधुरी की बात सुनकर सरगम को बहुत बुरा लगा और वो घर के भीतर जाने लगी, लेकिन दमयंती बुआ ने उसे इशारे से घर में जाने से मना कर दिया तो सरगम रुक गई। यह बात कमलेश्वर को भी बुरी लगी, लेकिन उसने सोचा औरतों का मामला है, उसका यहाँ बोलना ठीक नहीं रहेगा। तभी माधुरी फिर से बोली, देखो तो इतना सुनने के बाद भी लोगों में जरा सा भी शर्म नहीं रह गई, बेशर्मों की तरह यही खड़ी है। माधुरी ने आग तो लगा ही दी थी, थोड़ी देर में उसमें धुआं भी उठने लगा और उसमें से कुछ औरतें माधुरी की हाँ में हाँ मिलाते हुई बोली, सही कहती हो माधुरी, लोगों में शर्म लिहाज तो जैसे रह ही नहीं गया है। कब से सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। हमारी भी बहू बेटियां इस कॉलोनी में रहती हैं, ना जाने उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, लेकिन लोग मानते ही नहीं। बेशर्मी जो लाद रखी है। उन सबकी बात सुनकर अब दमयंती चुप ना रह सकी और सबसे बोल पड़ी, आप सब लोगों के कहने का मतलब क्या है? जो कुछ कहना है खुलकर कहिए ना। तभी माधुरी बोली, अब भला बोलने लायक क्या रह गया? हम सब अंधे नहीं हैं, हम सबको दिखता है जो अनर्थ हो रहा है। उस अनर्थ को आपके अलावा सभी देख रहे हैं। कैसा अनर्थ? भला मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं। भला आप किसी पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? दमयंती बोली। तभी उसमें से एक औरत बोली, वाह जी वाह, झूठा इल्जाम। आपके घर में जो हो रहा है वो सब दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है मेरे घर में? दमयंती ने पूछा। यही कि जवान विधवा बहू से मिलने गैर मर्द आता है और आपको कोई ऐतराज नहीं। किसी गैर मर्द कह रही हो, वो तो उसके बचपन का दोस्त है। दमयंती बुआ बोली। उन्हीं में से एक फिर से बोली, जाओ जी जाओ, हमने ऐसे बहुत से बचपन के दोस्त देखे हैं, दोस्ती की आड़ में पराये मर्द के संग गुरछल्ले उड़ाए जा रहे हैं और आप इसे दोस्ती का नाम दे रही हैं। तभी सरगम चीख पड़ी, ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो कोई कुछ भी कहता रहेगा। मुझे पता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। पाप करने वाला कभी अपना पाप स्वीकार नहीं करता सरगम, वही तुम भी कर रही हो। माधुरी बोली। मुझे पता है माधुरी, ये आग तुमने लगाई हुई है। जब मैं निर्दोष हूँ तो क्यों मैं पापिन हूँ, तो क्यों कहूं कि मैं पापुन हूँ? भगवान साक्षी है कि मेरे मन में कोई खोट नहीं। सरगम बोली। उनमें से एक फिर बोली, सरगम तुम हमें क्या बता रही हो? क्या हमें दुनियादारी नहीं मालूम? जवान औरत को देखकर हर मर्द बस यही चाहता है कि कब वो उसके आगोश में आ जाए। ये कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप लोग मेरे लिए? ये कहते कहते सरगम रो पड़ी। अच्छा जी, देखो तो कैसा जमाना आ गया। ये पाप करें और हम कहें भी ना कि तुम गलत कर रही हो। उनमें से एक फिर से बोली। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सरगम ने पूछा। तुम कॉलोनी में ये गंदगी फैलाना बंद करो। माधुरी बोली। मैंने कोई गंदगी नहीं फैलाई,
मुझे मेरे बच्चों की कसम, सरगम बोली। तो फिर कमलेश्वर तुम्हारे घर में दिन रात क्यों घुसा रहता है? उनमें से एक ने पूछा। वो केवल मेरा दोस्त है और कुछ नहीं, सरगम बोली। तुम झूठ बोल रही हो, माधुरी बोली। मैं झूठ नहीं बोलती, सरगम बोली। देखो तो कितनी सती सावित्री बनती है। इसकी तो नस नस में झूठ है, माधुरी बोली। चुप हो जाओ तुम सब, अब मुझसे और नहीं सुना जाता। और सरगम अपने कानों पे हाथ रखते हुए रोते हुए जमीन पे बैठ गई। अब कमलेश्वर इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सरगम के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए मंदिर तक ले गया। मंदिर से उसने सिंदूर उठाया और सरगम की मांग भर दी। फिर बोला, अब आज के बाद कोई भी सरगम का नाम नहीं उछालेगा। आज से वो मेरी ब्याहता है, मेरी पत्नी है। मैं देवी माँ को साक्षी मानते हुए आज से इसे धर्म पत्नी स्वीकार करता हूँ। आज से इसके बच्चे मेरे बच्चे और दमयंती बुआ मेरी माँ समान होगी। अब वहां मौजूद औरतों के मुंह पर ताला लग चुका था और सब जहां तहां भाग खड़ी हुई। अपनी चाल उल्टी पड़ती देख सबसे पहले तो माधुरी भागी। पंडित जी भी कब से खड़े ये सब देख रहे थे, लेकिन औरतों के बीच बोलने की हिम्मत न पड़ी थी। मांग में सिंदूर भरते ही सरगम हतप्रभ सी हो गई। जो हुआ उसे उसकी कतई उम्मीद न थी। वो उस क्षण एकदम सन्न सी हो गई और चक्कर खा के जमीन पे गिर पड़ी। कमलेश्वर ने फौरन ही सरगम को जमीन से उठाया और मंदिर के पास बैठा दिया। बुआ भी सरगम के पास बैठ गईं। कमलेश्वर ने जल्दी से कुएं से पानी लाके सरगम के मुंह पे छींटे मारे। सरगम ने आंखें खोल दी और बाल्टी का पानी अपने सिर पे उड़ेल लिया, जिससे कि सिंदूर धुल जाए, और फिर आवेश में बोली, नहीं बनना मुझे किसी की पत्नी। लो धुल गया सिंदूर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मांग में सिंदूर भरने की? ये करके तुम साबित क्या करना चाहते हो कि तुम सबसे बड़े मेरे हितैषी हो? मैं विधवा हूँ, इसका मतलब मैं असहाय हो गई हूँ। मुझे किसी पुरुष की जरूरत नहीं। मैं खुद को और अपने बच्चे को अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं। तुम मेरी मांग भर दी तो क्या मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी? मेरे पति संयम थे और हमेशा वही रहेंगे। मैं उनसे ही प्यार करती थी और ताउम्र ही उसे ही चाहती रहूंगी। क्या हुआ जो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा रहते हैं और मेरे दिल में वही रहेंगे। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अब मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। इतना कहकर सरगम ने कमलेश्वर की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। सरगम की बात सुनकर पंडित जी सरगम के पास आकर बोले, बेटी, इस बच्चे ने देवी को साक्षी मांगकर तेरी मांग भरी है, वो भी इस समाज वालों का मुंह बंद करने के लिए। मैं ये तो नहीं कहता कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, लेकिन उसे ये करने के लिए मजबूर किया गया। तुम समाज का मुंह बंद नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बच्चे ने तुम्हारी मांग भर के गंदी सोच वालों की बोलती बंद कर दी। मैं जानता हूँ तुमने अपने मन मंदिर में अपने पति को ही देवता स्वरूप बैठा रखा है, लेकिन बेटी, तुम ये क्यों नहीं समझती कि वो अब तुम्हारी सहायता करने के लिए भगवान के घर से वापस नहीं आ सकता? बेटी, माना कि नारी में बहुत शक्ति होती है। साक्षात वे देवी काली स्वरूप हो सकती है, लेकिन काली माँ भी स्वयं को भगवान शंकर के बिना अधूरी मानती है। तो बेटी, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, क्योंकि तुम अपना बुरा भला समझने में स्वयं सक्षम हो। लेकिन आज के दिन इस बच्चे ने तुम्हारी मांग भरकर गंदे समाज के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। तुम्हारे सम्मान की खातिर ही उसने पल भर में इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो मेरा तो यही मानना है,
तुम इसे दिल में अपना पत न स्वीकार करो, लेकिन समाज में इसे आज अपना पत स्वीकार कर लो। यही तुम दोनों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। पंडित जी की बात सुनकर दमयंती बोली, सरगम, पंडित जी की बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन अभी तुम घर चलो, सब वही सोच विचार करेंगे। सरगम तो बहुत बड़े उलझन में थी, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बस अभी यहाँ से जाना चाहती थी। दमयंती ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और कमलेश्वर से इशारों में कहा कि तुम अपने घर जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ। कमलेश्वर अपने घर लौट गया और दमयंती सरगम और बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर सरगम फौरन बाथरूम में घुसी और शावर के नीचे खड़े होकर जो बचा कुचा सिंदूर उसकी मांग में रह गया था वो भी उसने धो दिया। ये सब दमयंती को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बोली कुछ नहीं, क्योंकि मामला अभी बहुत गर्म था। दमयंती के बोलने से कहर आ सकता था। उधर कमलेश्वर भी बेहाल सा था, उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो ये सब नहीं करना चाहता था, वो सरगम को चाहता था, लेकिन इस तरह से उसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। वो करता भी क्या, परिस्थिति ऐसी हो गई थी, मजबूरी बस उसने ये कदम उठाया। वो निढाल सा बिस्तर पे जाकर लेट गया और सोचने लगा अब आगे क्या करेगा। सरगम तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती, कैसे सुलझाएगा वो इस उलझन को। पता नहीं जिंदगी ने कौन से दो राहे पे लाके खड़ा कर दिया। वह घर वालों से भी कुछ नहीं कह सकता था। पता नहीं सरगम इस रिश्ते को स्वीकार भी करती है या नहीं। अचानक एक ऐसा तूफान आया उसकी जिंदगी में, एक ही पल में सब बिखर गया। ना ही किसी ने खाना खाया और ना ही कोई किसी से बात कर रहा था। हाँ, दमयंती बुआ ने जरूर बच्चों को खिला दिया, लेकिन खुद नहीं खाया था। दोपहर से शाम हुई और शाम से रात, लेकिन किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। सबके चेहरों पे गमों की उदासी के बादल छाए रहे। दमयंती बुआ ने रात का खाना बनाया, बच्चों को खिला के सुला दिया और सरगम से आकर बोली, तू जरा बच्चों को देखना, मैं कमलेश्वर को खाना खिलाकर आती हूँ। सरगम मना तो करना चाहती थी और बुआ से पूछना चाहती थी उसे खाना खिलाने क्यों जा रही हैं, लेकिन उस समय उसने मौन रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि कहते हैं ना कि मौन सभी समस्याओं का समाधान होता है। उसने सोचा कुछ कहेगी तो ऐसा ना हो कि बुआ को कुछ बुरा लग जाए। उस समय सबकी ही स्थिति ऐसी ही थी, ना बोलते बनता था ना चुप रहते बनता था। कभी कभी बोलने से स्थितियां बिगड़ जाती हैं, इसलिए सब मौन थे। दमयंती बुआ कमलेश्वर के घर पहुंची। कमलेश्वर के पास एक ही बिस्तर था। उसने बुआ को उस पे बैठने के लिए कह दिया और बुआ बैठ गई। बोली, ले खाना खा ले, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। मन नहीं है बुआ जी, भूख नहीं लगी है। कमलेश्वर बोला, खाएगा नहीं तो आज तूने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर उठाई है उसे कैसे निभाएगा। दमयंती बुआ बोली, सरगम के शब्द तो सुने थे ना आपने, वो कैसी बात कर रही थी, वो तो मुझसे कोई रिश्ता रखने को तैयार ही नहीं। कमलेश्वर बोला, बस तुझे अपने बचपन के प्यार पे इतना ही भरोसा था, इतनी जल्दी हार मान गया। दमयंती बुआ बोली, आपको कैसे पता कि मैं उसे बचपन से चाहता हूँ। कमलेश्वर ने पूछा, बेटा तुझसे उम्र में और तजुर्बे में बड़ी हूँ, तेरे आंखों को पढ़ा है मैंने कि तू उसे कितना चाहता है। दमयंती बुआ बोली, लेकिन सरगम को मैं स्वीकार नहीं बुआ जी। कमलेश, बेटा एक बात बोलूं, ये जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, उसमें एक तरह की शक्ति आ जाती है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। न चाहते हुए भी एक ना एक दिन दोनों एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। अभी वो तुझसे बहुत नाराज है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही अचानक हो गया, इसलिए वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उसे थोड़ा वक्त दे, उसका गुस्सा ठंडा होते ही मैं उसे समझाऊंगी और देखना वो मेरी बात जरूर मानेगी।
आप कहती हैं तो मैं उस वक्त का इंतजार करके देख लेता हूँ। देखता हूँ कि कब तक सरगम के मन में गिले शिकवे दूर होते हैं, कमलेश्वर बोला। और तू ये खाना मेरे सामने खत्म कर, फिर मैं सरगम को जाकर खिलाती हूँ, दमयंती। कमलेश्वर को खाना खिला के दमयंती बुआ वापस घर आ गईं और खाना परोस के सरगम के सामने रखा और बोली, सरगम खाना खा लो। बुआ जी मुझे भूख नहीं, सरगम बोली। तू नहीं खाओ तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, दमयंती बुआ बोली। बुआ जी ये कैसी जिद है, सरगम बोली। तू बस खाना खा ले तो मैं कोई जिद नहीं करूंगी, दमयंती बोली। मैंने कहा ना मन नहीं है, सरगम बोली। देख परोसी हुई थाली का निरादर नहीं करते, दमयंती बुआ बोली। तो आप मुझे खाना खिलाकर ही मानेंगी, सरगम बोली। हाँ, दमयंती बुआ बोली। आप तो अपने लाडले को खाना खिलाने गई थी, मैंने देखा था जब आप जा रही थी उसके घर तो आपके हाथ में टिफिन था, सरगम बोली। वो भी तो मेरे संयम की तरह है, उसको न खिलाती तो भूखा ही सो जाता बेचारा, दमयंती बुआ बोली। भूखा सोता है तो सो जाए मेरी बला से, सरगम बोली। इतनी निष्ठुर न बन सरगम, दमयंती बोली। उसने ऐसा काम ही किया है, उसने कुछ गलत नहीं किया। जो कीचड़ तेरे ऊपर उछाला जा रहा था वो उसने अपने बदन पे ले लिया। तू तो बच गई लेकिन मैला वो हो गया, दमयंती बुआ बोली। लेकिन बुआ मेरे दिल में अभी भी मेरे पति समाये हैं, वो तो मेरे लिए पर पुरुष है, सरगम बोली। लेकिन उसके दिल में तू समाई है, दमयंती बुआ बोली। क्या मतलब, सरगम ने पूछा। मतलब ये कि बचपन से केवल तुझे ही चाहता है, इसलिए तो अभी तक उसने शादी नहीं की, दमयंती बोली। क्या कह रही हैं आप, सरगम बोली। हाँ, और यही सच है। बचपन से तुझसे इतना मार क्यों खाता आया, क्योंकि वो तुझे चाहता था और आगे भी चाहता रहेगा। वो तुझे सच्चा प्यार करता है, दमयंती बुआ बोली। बुआ मैं अब तो और भी उलझन में फंस गई, सरगम बोली। तू अब खाना खा, इस पर फिर कभी बात करेंगे, दमयंती बोली और सरगम कुछ सोचते हुए खाना खाने लगी। दूसरे दिन सरगम ऑफिस नहीं गई। उसने सोचा ऑफिस वालों तक ये बात पहुंच गई होगी, कैसे सामना करेगी सबका। इसलिए उसने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। यही कमलेश्वर ने भी सोचा, उसने भी एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। दोनों ने सोचा शायद हफ्ते भर में मामला ठंडा पड़ जाए। हफ्ते भर बाद जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो सबकी निगाहें उठ गईं। एक ने कमलेश्वर से चुटकी लेते हुए भद्दा सा मजाक करते हुए कहा, क्यों भाई, कहाँ रहे हफ्ते भर, हनीमून पर गए थे क्या? कमलेश्वर उसकी बात का कोई जवाब ना देते हुए आगे बढ़ गया। फिर दोपहर के समय सरगम और कमलेश्वर दोनों का आमना सामना कैंटीन में हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कनाव काट लिया। वहां माधुरी भी मौजूद थी। माधुरी ने सरगम से कहा, और मिसेज कमलेश्वर कैसा रहा हफ्ते भर का हनीमून? ये बात कमलेश्वर ने भी सुनी। फिर माधुरी की देखा देखी एक दो महिलाओं ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई अब सुहागन हो गई हो, सिंदूर क्यों नहीं डाला मांग में? सरगम ने अनसुना कर दिया। फिर एक बोली, हमने सुना है कि शादी के बाद तुम विदा होकर अपने पति कमलेश्वर के घर नहीं आई, अभी तक अपने घर में रहती हो। नई नई शादी है बेचारे की, रातें कैसे कटती होगी तुम बिन? अब कमलेश्वर के सिर से पानी ऊपर हो गया था। उसने सबके पास जाकर तेज आवाज में कहा, आप लोगों को शर्म नहीं आती किसी का मजाक उड़ाते हुए? अरे कुछ तो शर्म किया करो। अब सरगम मेरी पत्नी है और आप लोग इस तरह से अनर्गल बातें कर रही हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर आज के बाद मेरी पत्नी से किसी ने इस तरह की अनर्गल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसकी जान ले लूंगा,
चाहे मुझे मेरी नौकरी से हाथ क्यों न धोने पड़े। फिर उसने सरगम का हाथ पकड़ा और बोला, चलो सरगम यहाँ से, ये गंदे लोग तुम्हारे काबिल नहीं। फिर दोनों कैंटीन से बाहर आने लगे और सरगम कभी कमलेश्वर का चेहरा देखती तो कभी उसके हाथ में अपने हाथ, उसकी आंख भर आई जो आज कमल ने सबके सामने उसका साथ दिया था। इसलिए कैंटीन से बाहर आकर कमल ने उसका हाथ छोड़ दिया और बिना मुड़े बिना कुछ कहे अपने रास्ते चला गया और सरगम उसे जाते हुए देखती रही। वो दिन भर यही सोचती रही, कमल ने कैसे सबको मुंह तोड़ जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी थी। अब वसुधा भी अवंतिका की शादी से वापस आ गई। उसे इस घटना के बारे में पता चला तो मन ही मन मुस्कुराई। उसे ये अच्छा लगा कि सरगम का हाथ कमल ने थामा है, लेकिन फिर उसने ये सुना कि वो दोनों अभी भी अलग अलग रहते हैं तो कुछ सोच में पड़ गई और उसने इन विषय पर दमयंती बुआ से बात करने का सोचा। वो इस समस्या का समाधान करना चाहती थी। आखिर वो दोनों पति पत्नी हैं और उन्हें एक ही घर में रहना चाहिए। वसुधा एक शाम सरगम के घर पहुंची। वसुधा को देखकर सरगम बोली, दीदी, लगता है आप तक भी खबर पहुंच गई। हाँ, मुझे पता चल गया, कॉलोनी की औरतों ने मुझे सब बता दिया। वसुधा बोली, तो बताओ वसुधा, अब क्या रास्ता निकालें इस समस्या का? दमयंती ने पूछा। मेरे ख्याल से तो बुआ जी, दोनों को एक साथ एक घर में रहना चाहिए। अगर दोनों साथ नहीं रहेंगे तो कॉलोनी वाले कुछ न कुछ बोलते रहेंगे और बेचारी सरगम को मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा। ऑफिस में तो लोग कई तरह की बातें करते ही रहेंगे। सरगम, हमारा समाज ही ऐसा है, अगर हम कुछ ना करें तब भी लोग बातें बनाते ही रहते हैं और अगर कुछ कर दिया तो फिर बातें बनाएंगे। लोग अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, बस दूसरे के गिरेबान पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही हमारी दुनिया है और ऐसे ही समाज के लोग हैं। वसुधा बोली, लेकिन दीदी, ये समाज ऐसा क्यों है? उस दिन मेरे बारे में इतनी बातें कही गई और कमलेश्वर ने ऐसा कदम उठाया। सरगम बोली, हमने समाज को स्वयं ऐसा बना रखा है, अपनी सोच को संकुचित कर रखा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बात है कि एक औरत ही दूसरी औरत को नीचे गिराने से पीछे नहीं हटती, तो पुरुष क्यों पीछे रहें औरतों को नीचा दिखाने में? वसुधा बोली, दीदी, शायद आप सही कह रही हैं। सरगम बोली, तो अब क्या सोचा है तुमने? वसुधा ने पूछा। दीदी, अभी तो कुछ नहीं सोचा। सरगम बोली, मुझे लगता है कि तू उसके संग अन्याय कर रही है। उसने तुझे डूबने से बचाया और तूने ही उसे भंवर की ओर ढकेल दिया। वसुधा बोली, दीदी, मेरे दिल में अभी भी संयम ही बसते हैं। मैं कैसे अचानक से किसी पर पुरुष को अपना पति मान लूं? सरगम बोली, तेरी बात बिल्कुल सही है। कौन कहता है कि तू उसे दिल में जगह दे दे? उसने तेरी मांग में सिंदूर डाला है तो उस सिंदूर की खातिर तुम दोनों एक घर में रह सकते हो, लोगों के मुंह बंद करने के लिए। वसुधा बोली, दीदी, एक ही घर में कैसे रह सकते हैं हम दोनों?